बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर डिस्कसिंग एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, उसमें आपके पास कोई पॉपुलेशन का पैरामीटर आप एस्टिमेट करते थे फ्रॉम सम सैंपल। इधर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में हम ये कहते हैं कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। पहले तो ये बात डिस्कस करते हैं हाइपोथेसिस होती क्या है, फिर इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या चीजें होती है वो बात की बात है। पहले तो ये डिस्कशन होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय हाइपोथेसिस। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम ये बात डिस्कस करते हैं कि हमारे पास देखें, वैसे तो अगर आप इसके उर्दू के मीनिंग देखें ना हाइपोथेसिस के, तो इसका मतलब कोई मंतक, या जैसे उन्होंने मफरूजा कहा, मंतक कह लें, मफरूजा कह लें, या फिर तुक्का जैसे कहना चाहिए वो कह लें। तो ये कुछ उसी टाइप की चीज है हाइपोथेसिस में। मतलब हमारे पास कोई मंतक है, कोई एक सपोजिशन कह लें तरह कि हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में सपोजिशन। देखिए, मैंने आपको अभी कहा है कि हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है एस्टिमेशंस कर रहे होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर। मतलब वी डोंट नो अबाउट सम पॉपुलेशन पैरामीटर, एग्जैक्ट वैल्यू हमें उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हम उसकी एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसके लिए हम जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की स्टडी करते हैं, और एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था वो चीज स्टडी करता। अब ये होता क्या है, मैं इसको समझाने से पहले एक चीज आपको रिकॉल करवाऊंगा। हम जो बिल्कुल जब हमारा एक कोर्स स्टार्ट हुआ था उस वक्त मैं एक बात करता था कि इन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हमारे पास जो है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो है होता ही है कि एक एग्जांपल से मैं अक्सर उस चीज को समझाता था कि लेट सपोज कहीं से कोई शिपमेंट आई है। वो जो शिपमेंट आई है वो एक तरीके की आपके पास पॉपुलेशन है। ठीक है, वो एक पूरी पॉपुलेशन है। एज ए पॉपुलेशन क्या चीज होती है, होल डेटा, उसको आप पॉपुलेशन कहते हैं। अब वो जो शिपमेंट आई है उस शिपमेंट में हमारे मतलब एक हमारा हाइपोथेसिस है, हमारा मानना है, या हमारा क्लेम कह लें। हमारा क्लेम है, हमारा सपोजिशन है कि भाई ये जो आई है ना, ये जहां से भी ये हमारे पास शिपमेंट आई है उसके बारे में हमारा ये मानना है कि शिपमेंट में नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स आर, मेरा कहना है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव कह लें, बल्कि इससे बेहतर है कि मैं कह दूं कि जो प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव निकलने की, वो प्रोबेबिलिटी जो है, मैं कहता हूं कि जो है उसका हाइपोथेसिस जो गिवन है वो समथिंग लाइक इस तरह से कि भाई मेरा मानना है कि उसका हाइपोथेसिस जो भी आई है शिपमेंट, उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है। ये मेरा एक मानना है, मेरा क्लेम है। अब मैं इस क्लेम को वैलिडेट करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ भाई ये मेरा क्लेम किस हद तक सही है। तो मतलब ये कि ये एक क्या है, एक तरीके का पूरे पॉपुलेशन के बारे में मैंने परसेंटेज बता दी पूरी पॉपुलेशन की कि इसकी परसेंटेज इस 0.6। ये लेकिन मैंने एक ऐसी अंदाजन बात की है, मैंने ऐसी जो है एस्टिमेट लगाया है कि भाई ये होगी, लेकिन मुझे एक्चुअली अभी सिचुएशन नहीं पता है क्या। हो सकता है मेरा क्लेम जो है वो सही ना हो, और ये भी हो सकता है मेरा क्लेम बिल्कुल सही है। तो मैं अभी कुछ नहीं बात कर सकता कि मेरा क्लेम इज ईदर ट्रू और फॉल्स, मुझे नहीं पता। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये क्लेम अभी, यानी कि आपको नहीं पता कि क्लेम की सही है या गलत है, तो आप एक काम ये करें कि इसको टेस्ट करें। ये क्लेम है, इस क्लेम को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और इसको हम टेस्ट करें। इसको टेस्ट करने के लिए हम ये कहते हैं कि भाई आप जो है एक सैंपल ड्रॉ करें, एक या जो भी सैंपल है, जितने भी सैंपल आप ड्रॉ करें। अब हाउ टू ड्रॉ रैंडम सैंपल, इसका एक पूरी मेथोडोलॉजी होती है, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है कि हाउ टू ड्रॉ सैंपल, डिफरेंट टेक्निक्स हैं सैंपल ड्रॉ करने की। बहरहाल आप बस ये समझ लें कि अभी एक सैंपल ड्रॉ किया। सैंपल ड्रॉ करने के बाद आप उस पर अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाएं। अब अप्रोप्रिएट टेस्ट का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शन को चेक करना चाह रहे हैं, तो प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए जो इसका कोई वैलिड फार्मूला होगा, जो इसका अप्रोप्रिएट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, वो मैं अप्लाई करूंगा, जिससे मुझे प्रोपोर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो मैं ऐसा कोई फार्मूला इधर यूज करूंगा। इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट टेस्ट। आपने सैंपल ड्रॉ किया, पहले तो सबसे पहले हाइपोथेसिस ड्रॉ किया, ये पहला स्टेप है।
दूसरा स्टेप पे आपने एक अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाया। अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाया किस चीज के ऊपर? सैंपल के ऊपर लगाया। अब जब मैं अप्रोप्रिएट टेस्ट जब सैंपल पे लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास जो एस्टिमेशन आएगी, जो आंसर आएगा, वो भी अबाउट सैंपल होगा, तो वो सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में बात करना चाह रहे हो, तो पूरे पॉपुलेशन के बारे में हम ये कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो पूरी पॉपुलेशन की है, ये सैंपल दे, मतलब हमारे पास आएगा वो आंसर सैंपल का, लेकिन हम ये कहेंगे अगर ये सैंपल इस तरह का है तो पॉपुलेशन भी इस तरह की होगी, यानी कि फ्रॉम सैंपल वी ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का ये काम होता है, और यही हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी यही काम होता है। आप सबसे पहले जो चीज चेक करना चाह रहे हो, पहले तो आप ये क्लियर अपने जहन में बिठा लो कि क्लियरली कि आप चेक करना क्या है, मतलब डिफाइन करो शुरू में क्लियरली कि आप चेक करने क्या जा रहे हो। ऐसा ना हो कि करने क्या जा रहे हो बार कुछ पता ही नहीं है। जब तक ये बात क्लियर ना हो कि आप करना क्या है, उस वक्त तक ना आप अप्रोप्रिएट टेस्ट लगा सकते हो, ना ही आप उसमें जो है इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो। तो बात आपको क्लियरली शुरू में डिफाइन करनी है कि व्हाट इज योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जब वंस डिफाइन आपने कर दिया, तो उसके बाद आपको उस पर अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाना है, और अप्रोप्रिएट टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा अबाउट सम पॉपुलेशन। तो इसमें जो है, तो ये हमारे पास में हमने कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया। ये स्टेप्स में आगे जाके फॉर्मली इनको डिस्क्राइब भी करूंगा। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि आप जब एक सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हो, तो उसमें यकीनन कोई ना कोई एरर्स आएंगे। ऐसा अब इसमें एरर्स आएंगे, बिल्कुल एरर फ्री आप हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप जो सैंपल ड्रॉ करो वो सैंपल ही ऐसा हो जो कि पॉपुलेशन के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हो। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए आप किसी दूसरी कंट्रीज में जाते हो, आप अपनी कंट्री के एक तरीके के से एम्बेसडर होते हो, और मतलब आप जैसा बिहेवियर दूसरी कंट्री के अंदर करते हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि योर कंट्री इज ऑल्सो लाइक दैट, मतलब योर कंट्री पीपल आर ऑल्सो लाइक दैट, जिस तरह का आपका वहां पे रवैया होता है। तो अब देखिए आपने एक तरीके आपकी कंट्री का एक पूरी पॉपुलेशन है। अब पूरी पॉपुलेशन में से के बारे में बिहेवियर को डिसाइड कैसे कर रहे हैं? फ्रॉम सम सैंपल, वो सैंपल जो कि बाहर गया हुआ है उसको देखते हुए आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो दिस इज योर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब वो इसमें स्टेप्स देखें, अगर वही है सारे स्टेप्स। अब मेरा क्लेम ये है कि भाई ये जो कंट्री के लोग हैं ना, ये इनका पर्टिकुलरली बिहेवियर ये है, ठीक है ना, मतलब इस कंट्री के लोग इस रवैये के होते हैं। ये मेरा एक क्लेम है। अब मैं इस क्लेम को टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि उस कंट्री के जो लोग आए हुए हैं इधर हमारी कंट्री में, हम उनको पहले देखेंगे कि वो लोग कैसे हैं, उनके ऊपर अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाएंगे। अब अप्रोप्रिएट टेस्ट इधर जो है जाहिर सी बात है वो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये बिहेवियर और साइकोलॉजिकल टाइप की चीजें टेस्ट होते हैं। क्वालिटेटिव डेटा है, तो क्वालिटेटिव स्टडी के लिए जो टेस्ट होते हैं वो आप इस बार अप्लाई करोगे। वो टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा सैंपल का, वही हम कहेंगे हमारे की जो पॉपुलेशन है ये भी इसी टाइप की होगी। अब देखें प्रॉब्लम इसमें यही है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि सैंपल जो आपके पास आया हो वो सैंपल ही ऐसा खराब हो जो आपको मिसगाइड कर दे, यानी कि कुछ ना कुछ आपको एरर्स दे दे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के बारे में कोई खराब राय कायम करता हूँ, वो कुछ खराब सैंपल को देखते हुए राय कायम कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि पूरी कंट्री ऐसी हो। तो इसलिए जो है इसमें हमारे पास एरर्स तो आएंगे, हमारा जो क्लेम है उसमें एरर्स के चांसेस हैं। हम ये जो भी इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं फ्रॉम सैंपल अबाउट पॉपुलेशन, हम इसमें एक बात आगे ये जरूर कहते हैं कि हमारे पास जो एरर्स के चांसेस हैं वो इतने परसेंट है, मतलब विद सम एरर, मतलब हम लेवल ऑफ एरर एक डिफाइन करते हैं कि इतने परसेंट लेवल पे हम जो है श्योर है कि हमारा आंसर इतना ट्रू है। एरर को रिड्यूस जरूर किया जा सकता है, लेकिन रिमूव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल खत्म हो जाए एरर, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक्चुअली आप ये काम कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको वर्बली कुछ 4 स्टेप्स इनफॉर्मली बताए।
इनको फॉर्मली जाके हम आगे जाके लिखेंगे भी कि ये स्टेप्स हैं क्या। ये 4 स्टेप्स ही होते हैं। आप किसी भी पैरामीटर की स्टडी कर रहे हो या किसी क्वालिटेटिव डेटा हो क्वांटिटेटिव डेटा हो, यही 4 स्टेप्स होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बुक्स के अंदर ये 4 स्टेप्स को मजीद सब स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है, क्योंकि आपके पास एक स्टेप के अंदर 2-3 आप काम करोगे तो उनको उन 2-3 कामों को अलग अलग करके वो 6-7 स्टेप बना देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो उन सारे स्टेप्स को अगर आप कंबाइन करेंगे ना, तो यही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपके सामने की है। तो ये तो खैर हमने कुछ बातें की कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या चीज़ है। अब मैं इधर कुछ फर्दर आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक को लेके। मैं कहता हूँ हाइपोथेसिस डिफाइन हो गया, तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है आपका, दिस हाइपोथेसिस आर ऑफ टू काइंड्स। एक होता है आपके पास नल हाइपोथेसिस, और सेकंड वन इज योर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम यूजुअली एच नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ऑल्टरनेट को कुछ लोग एच के नीचे सबस्क्रिप्ट में ए लगा देते हैं और कुछ लोग 1 लगा देते हैं, लेकिन मैं 1 ही लगाऊंगा, H1 लिख देता है। तो ये नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस होता है क्या, हम ऊपर काफी डिटेल से इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब मैं इसको फर्दर अब थोड़ी इस पे बात करूं, कुछ टर्मिनोलॉजी से मैं उनका इधर जिक्र करूंगा। नल हाइपोथेसिस के बारे में हम ये कहते हैं, दो हाइपोथेसिस हैं, ये दोनों हाइपोथेसिस जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। आप एक क्लेम को चेक कर रहे हैं कि भाई मेरा क्लेम है कि आपके जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स जो आपकी यूनिवर्सिटी में, मेरा क्लेम है कि उन स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स, एवरेज, ये मेरा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एवरेज मार्क्स आर ग्रेटर देन 72। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं उनके एवरेज मार्क्स आर ग्रेटर देन 72, ये मेरा एक क्लेम है। तो म्यू ग्रेटर देन 72 ये मेरा क्लेम है। अब ये क्लेम जो है, मैंने कहा भाई ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर जाएगा। अब जो है नल हाइपोथेसिस में क्या जाएगा, नल हाइपोथेसिस में होता ये है कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचें, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, इसका ऑपोजिट होगा म्यू लेस देन इक्वल्स टू 72। देखें इधर ग्रेटर है तो इधर इक्वल भी मैं लगाऊंगा, या पे कुछ लोग इधर लेस देन के साथ इक्वल नहीं लगा, लेस देन का साइन नहीं लगाते, सिर्फ इक्वल लिख देते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू 72। जैसे हमारी जो बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें आप देखिएगा नल हाइपोथेसिस में सिर्फ और सिर्फ उसने इक्वल्स टू का साइन यूज किया हुआ, लेकिन आप अक्सर टेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस में या तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आता है, या फिर इक्वल्स टू का साइन आता है। इन तीन में से कोई सा एक साइन आता है। जबकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास या तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा, या नॉट इक्वल्स टू का साइन आएगा। अब देखिए मुझे डिटरमाइन कैसे करना है कि भाई ये ऑल्टरनेट इसमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर नल क्या है। तो हमने एक स्टैंडर्ड ये बना दिया कि भाई अगर आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर या स्ट्रिक्टली लेस है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्टली ग्रेटर या स्ट्रिक्टली लेस। स्ट्रिक्टली ग्रेटर का मतलब होता है कि जो है उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। और सिमिलरली स्ट्रिक्टली लेस में भी ऐसे ही होता है, और या फिर नॉट इक्वल्स टू का साइन आएगा। मतलब इक्वल्स टू का साइन इसमें ऑल्टरनेट में आता ही नहीं है, जबकि नल हाइपोथेसिस के अंदर इक्वल्स टू का साइन आ जाता है। तो ये हमारे पास एक डिस्टिंग्विश करने का तरीका है कि आपको क्वेश्चन के अंदर नल कैसे लेना है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे लेना है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, और मतलब एक अगर मैंने कहा है मेरा क्लेम ग्रेटर देन 72 है, तो इसका ऑपोजिट लेस देन इक्वल्स टू 72 या फिर सिर्फ 72 इसका क्लेम है। नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल ले ला, कि भाई आप जो है ना यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूजुअली एक ही रूट यूज करते हैं कि भाई आपको एक रूट है, हमेशा आसान लगता है। लेकिन ड्यू टू सम पॉसिबल कंडीशंस जो कि आपकी सिटी के अंदर होती हैं, कोई अनयूजुअल कंडीशंस, जैसे कहीं पे आपके पास सड़क बन रही है, वो रूट बंद है, किसी वजह से कोई रूट बंद है, तो आप उसके लिए ऑल्टरनेट रूट जो है यूज करते हैं। तो समटाइम आपके पास ऑल्टरनेट रूट्स का एक ही पॉसिबल वे होता है, और समटाइम ऑल्टरनेट रूट्स एक से ज्यादा पॉसिबल होता है।
तो नल हाइपोथेसिस तो एक ही होगा, उसमें इक्वल्स टू का साइन आएगा, लेकिन ऑल्टरनेट्स उसके एक से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास जितने केसेस आएंगे, जितनी एग्जांपल्स आएंगे, उसमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फिलहाल हम एक ही लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि ऑल्टरनेट जो चीजें होती हैं वो एक से ज्यादा हो सकती हैं, जरूरी नहीं है लेकिन एक से ज्यादा डिपेंड करता है, ऐसा हो सकता है। आफ्टर डिफाइनिंग हाइपोथेसिस होती क्या चीज है, अब मैं इसके ऊपर फर्दर कुछ बात करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जाम्पल भी देने से पहले एक बात रह गई बताना। अगर किसी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन आए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, उसमें सबसे पहला काम होता है, मैंने क्या बताया कि क्लियरली हाइपोथेसिस डिफाइन करो। ये बहुत जरूरी चीज है। आपने हाइपोथेसिस डिसाइड कर लिया, क्लियरली डिफाइन कर दिया, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये तीन पॉसिबल साइंस है, या तो ग्रेटर का साइन आएगा, या लेस का साइन आएगा, या नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। अगर आपके पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो इसको हम कहते हैं राइट टेल टेस्ट का नाम लेते हैं। दिस इज कॉल्ड राइट टेल टेस्ट। अगर आपके पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर लेस देन का साइन आ रहा है तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट भी कहा जाता है। और नॉट इक्वल टू का साइन अगर कहीं पे आ रहा हो, तो अब देखिए नॉट इक्वल टू में आप ये बात श्योर नहीं है कि भाई ये लेस है ग्रेटर है, मतलब उसमें दोनों बातें होती हैं, लेस भी होती है ग्रेटर भी होती है। तो इस वजह से हम जो नॉट इक्वल टू का साइन जिस ऑल्टरनेट में आता है उस टेस्ट को हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। तो ये बात शुरू में ही डिफाइन करनी होती है कि हाइपोथेसिस क्या है, उससे आपको टेस्ट भी डिफाइन हो जाता है कि ये राइट टेल है, लेफ्ट है, या टू टेल टेस्ट है। यूजुअली हमारे पास जब राइट या लेफ्ट टेल टेस्ट होता है उसको हम वन टेल टेस्ट भी कहते हैं। और वन टेल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ आप एक साइड पे बात कर रहे हैं, या तो लेफ्ट पे बात कर रहे हैं या या फिर राइट पे बात कर रहे हैं, एक साइड पे वन टेल। और टू टेल में दोनों टेल्स की बात होती है। अब ये राइट टेल को राइट टेल क्यों कहते हैं, लेफ्ट टेल को लेफ्ट टेल, या टू टेल को टू टेल क्यों कहते हैं, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम, उसमें बात आपको थोड़ी सी क्लियर होगी ये टेल्स के मीनिंग क्या है। मेरा क्लेम मैं ये कहता हूँ कि एच नॉट जो है, मेरा क्लेम है कि म्यू इज इक्वल्स टू 72 है। और एच वन जो है मेरा मानना है कि एच वन इज म्यू लेस देन इक्वल्स टू 72 दिया हो। अच्छा, मैं फर्दर एक बात ये कहता हूँ कि मैं ये भी सपोज कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास पॉपुलेशन का मीन है, ये सॉरी पॉपुलेशन जो दी हुई है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मेरा एक और इजम्पशन है, या ये मेरे पास गिवन बात है कि ये पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं इधर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल कर्व बना सकता हूँ। नॉर्मल कर्व के बारे में आपको पता है कि पीक के ऊपर मीन आता है। व्हाट इज मीन इन नल हाइपोथेसिस, म्यू 72 है। म्यू 72 कब 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 है, जब ये आपका नल हाइपोथेसिस है। तो यानी कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये नल हाइपोथेसिस का बनाया, एच नॉट का बनाया है। एक मिनट, इसको ग्रेटर कर देगा, तो मैंने थोड़ा फिगर ऐसी बनाई है। अब मैं बना रहा हूँ इसमें जो म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 72। मेरे पास इसमें क्या है कि मेरे पास पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हो सकता है कि उस अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हो सकता है कि मेरे पास जो आंसर आए वो एच नॉट के फेवर में और एच वन के अगेंस्ट में है। देखो आप जब जब भी कोई काम करेंगे ना, जब टेस्ट लगाएंगे आप हाइपोथेसिस के ऊपर, अपने क्लेम के ऊपर अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाएंगे, तो आपके पास आंसर जो आएगा एक हाइपोथेसिस के फेवर में आएगा, दूसरे के अगेंस्ट में आएगा। हो सकता है एच नॉट के फेवर में एच वन के अगेंस्ट में आए, या वाइस वर्सा एच वन के फेवर में एच नॉट के अगेंस्ट में आए। तो एक के फेवर में होगा तो दूसरे के अगेंस्ट में होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीज है। तो एक एच नॉट बना लिया, दूसरा मेरे पास एच वन बनेगा, और एच वन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगेन वही बात कि आपको ये बात क्लियरली पता है कि जो म्यू सॉरी पीक होता है, पीक के ऊपर मीन लाई करता है। अब ये जो है किसका कर्व है, एच वन का कर्व है, ये एच वन का कर्व है। तो एच वन का कर्व है तो पीक के ऊपर मीन आता है। व्हाट इज मीन हियर, कुछ नहीं पता। आप
ग्रेटर देन 72 कह रहा है। ग्रेटर देन 72 जब मैं कह रहा हूँ इधर, तो ग्रेटर देन 72 का मतलब तो 72.1 भी ग्रेटर है, 72.3 भी ग्रेटर है, और इसके अलावा अगर कहें तो इसमें 74 75 की ग्रेटर सारे ही हैं। अब क्या वैल्यू है एग्जैक्टली मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है H1 के अंदर। तो एक बात ये हो गई। तो जब मुझे H1 के बारे में कुछ क्लियरली पता नहीं है, तो हम अपने जो डिसीजंस हैं टेस्ट के, वो एच नॉट के रिस्पेक्ट से सारी बातें करते हैं, अपने डिसीजंस में एच नॉट के रिस्पेक्ट से ही लेते हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि H1 में आपको कोई बात क्लियर नहीं हो रही है कि न्यू ग्रेटर देन 72 है तो कितना ग्रेटर है, कुछ नहीं पता चल रहा भाई। मैं पीक बनाऊं तो कहाँ बनाऊं, उसमें डेटा को कहाँ पे स्कैटर्ड करूं, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ। तो जब आप यहाँ पे श्योर नहीं है तो इसलिए जो है हम इसमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस से अपने डिसीजन लेते नहीं है। हम अपने सारे डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू नल हाइपोथेसिस देखते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस को देखते हुए हम अपने डिसीजंस लेते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे करने जा रहा था कि ये जो आप टेल के टेस्ट टेस्ट के जो नाम दे रहे हो, राइट टेल, लेफ्ट टेल या टू टेल, ये किस तरह से दे रहा है। तो इस बात को समझने के लिए मैं पहले तो ये देखें कि आपके पास म्यू ग्रेटर देन 72 का मतलब क्या है, कि यू आर टॉकिंग अबाउट राइट टेल टेस्ट। ये राइट टेल टेस्ट है। अब हो सकता है कोई बात किसी के ध्यान में ये बात आ रही हो कि सर आप कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये दोनों कर्व, एच नॉट का कर्व और H1 का कर्व। ये नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टी है, इस वजह से ये इंटरसेक्ट करें। नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टी होती है कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर ये प्रोसीड करता रहेगा। अब ये प्रोसीड कर रहा है तो ये वैसी बात है, दोनों प्रोसीड कर रहे हैं तो एक दूसरे को एक जगह पे जाके इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं यही वो रीजन होता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके डिसीजन के अंदर। तो ये आपका जो रीजन है जहाँ पे दोनों टेल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है। मतलब यहाँ पे अगर कोई टेस्ट का रिजल्ट आएगा, अगर टेल्स के ऊपर रिजल्ट आता है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देखें ये वाली अगर जो मैंने शेडिंग की है ये ब्लू से, ये शेडिंग जो है किसकी टेल है, ये एच नॉट की टेल है। और ये जो मैं ये वाली जो टेल है, दिस टेल ऑफ इज ऑफ H1। अब देखिए मैंने आपसे कहा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अब आप देखिएगा थोड़ा गौर से। देखिए प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि ये अगर आप देख रहे हैं है ये एच नॉट की टेल, लेकिन किसके रीजन में, H1 के रीजन में। तो ये टेल एच नॉट की जरूर है लेकिन H1 के रीजन में आ गई है। तो ये गलत बात है ना। आप जो है जिस घर में रहते हो, आपके दो घर जो है ना, दो घरों की छतें मिली हुई हैं आपके तो दो घरों की छतें मिली हुई हैं, अगर आप एक छत से दूसरे घर में चले गए, तो ऐसी बात है उस घर, जिस घर की छत पे गए हो वो उस आपकी तो नहीं है ना, वो ये गलत बात है मतलब। तो ये एक एरर है। इसी तरह से अगर वो दूसरा बंदा जो है वो आपकी छत पे आ जाए, तो ये भी गलत बात है। तो ये जो है आपके पास इसलिए एक एरर वाली बात है ना, कि अगर आपका टेस्ट रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, ये जो मैंने येलो से बनाया, अब टेस्ट रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, ये टेल है एच नॉट की जरूर होगी लेकिन ये रीजन H1 का है। तो इधर किधर किसके रूल्स लागू होंगे, H1 के फेवर में बात करूंगा और एच नॉट के अगेंस्ट में बात करूंगा मैं। बेशक ये टेल एच नॉट की होती रही होगी लेकिन ये रीजन किसका है, H1 का है। तो मैं H1 के फेवर में और एच नॉट के अगेंस्ट में बात करूंगा। और अगर मेरे पास टेस्ट रिजल्ट जो है इधर आने के बजाय, मतलब फॉर एग्जांपल टेस्ट रिजल्ट मेरे पास इधर आ गया, तो ये जो है बेशक ये H1 की टेल होगी लेकिन ये एच नॉट के रीजन के अंदर आ रही है। तो इस वजह से मैं इधर H1 के अगेंस्ट में बात करूंगा और एच नॉट के फेवर में बात करूंगा। अब यानी कि इधर ये एक गलत बात है ना, एक एरर वाली बात है कि आप जो है
हो जो है ये टेल H1 की है, लेकिन आप फिर भी उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, तो ये एक एरर वाली बात है। तो एक चीज मैंने अभी इस एग्जाम्पल में शुरू में की थी कि आप जो है सारी बातें ही H0 के रिस्पेक्ट से डिसीजन लेते हो। क्यों लेते हैं ये बात भी हम कर चुके हैं। H0 के रिस्पेक्ट से डिसीजन लिए जाते हैं। तो इधर एरर कौन सी टेल पे आ रहा है? H0 की लेफ्ट टेल पे, या दूसरे लफ्जों में H0 के लेफ्ट साइड के ऊपर H1 लाई करता है। सॉरी, लेफ्ट बोल दिया। H0 के राइट साइड पे H1 लाई करता है। H0 की टेल लेफ्ट राइट साइड पे आ रही है, और H0 जो है, या दूसरे लफ्जों में H0 जो है H1 जो H0 के राइट साइड पे लाई करता है। तो यानी कि इस वजह से हम इसको राइट टेल टेस्ट कहते हैं, क्योंकि H0 के राइट साइड के ऊपर H1 लाई करता है, इस वजह से इसको राइट टेल टेस्ट कहा जाता है। ये मैंने सिर्फ अभी ये वजह समझाई है कि इसको राइट टेल टेस्ट या लेफ्ट टेल टेस्ट क्यों कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ टू टेल टेस्ट की। लेफ्ट में भी इसी तरह से आप बात कर ही लोगे। टू टेल टेस्ट के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई एग्जाम्पल में कि H0 लेट सपोज म्यू इज इक्वल्स टू 72 दिया हुआ, और H1 में कह देता हूँ कि भाई लेट सपोज म्यू नॉट इक्वल्स टू 72 दिया हुआ। इस टेस्ट का नाम हमने देखा था, इस टेस्ट का नाम इज कॉल्ड टू टेल, इसको आप टू टेल टेस्ट कहते हैं। तो H0 H1 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बात को समझने के लिए यहाँ पे इधर इसकी फिगर बनाता हूँ। तो रफ सी फिगर बनाई है। थोड़ा सा ऊपर हो गया। एनीवे मैं इसको देखता हूँ। देखिए, म्यू नॉट इक्वल्स टू 72 का मतलब है कि मैं ये बात कंफर्म नहीं कर सकता कि ये नल हाइपोथेसिस के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे। नॉट इक्वल्स टू का मतलब है ये दोनों साइड में से किसी भी साइड पे आ सकता है। तो ये जो सेंटर वाला जो कर्व होगा, ये सेंटर वाला कर्व, दिस कर्व, दिस कर्व जो है ये म्यू इज इक्वल्स टू 72 इधर मीन होगा, और ये जो है दिस इज ऑफ H0, और म्यू नॉट इक्वल्स टू 72 मीनिंग्स है कि आपका H0 से दोनों साइड पे हो सकता है। H0 से लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, H0 के लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है। यानी कि ये भी कर्व H1 का होगा, ये वाला कर्व भी H1 का होगा। अब ये वाला कर्व पे म्यू की वैल्यू जो है वो लेस देन 72 होगी। कितनी लेस कुछ नहीं पता। ये वाली वैल्यू म्यू ग्रेटर देन 72 होगी, कितनी ग्रेटर ये भी नहीं पता। अब अगेन वही वाली बात कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों कर्व H0 H1 के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर्स आते हैं। ये H0 के दोनों साइड पे H1 लाई करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। और एरर बिल्कुल सेम इसी तरह से आएंगे कि H0 की टेल ये वाली है। मैं आप देखें, एक बात मैं कर चुका हूँ, मुझे सारी बातें H0 के रिस्पेक्ट से करनी है, तो मैं टेल सिर्फ H0 पे बना रहा हूँ। और इसी तरह से ये वाली पे भी H0 की टेल इस साइड पे आ रही है, तो यानी कि मुझे H0 की लेफ्ट टेल भी मिल रही है, राइट टेल भी मिल रही है, दोनों टेल्स मिल रही है। तो इस वजह से इसको हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। अब इसी टॉपिक को फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। वो डेफिनेशन ये है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, आपका डिसीजन जो आएगा वो या तो H0, देखिए सारी बातें हमें H0 के रिस्पेक्ट से करनी है। H0 या तो सही होगा या H0 फॉल्स होगा। आप जो डिसीजन लोगे
वो डिसीजन या तो एच नॉट के फेवर में लोगे या एच नॉट के अगेंस्ट में लोगे, ये डिपेंड करेगा टेस्ट रिजल्ट को देखते हुए। तो आपके पास दो ही तरह के डिसीजंस पॉसिबल है। एक ये पॉसिबल है कि आप एच नॉट को रिजेक्ट ना करें, यानी कि उसके फेवर में बात करें। टेस्ट रिजल्ट के बारे में मैंने बताया कि जो टेस्ट रिजल्ट आएगा वो दो क्लेम से हमारे पास, एक एच नॉट है एक एच वन है, एक के फेवर में आएगा दूसरे के अगेंस्ट में आएगा। हो सकता है कि एच नॉट के फेवर में आ रहा हो उसको, इसलिए आप रिजेक्ट ना कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एच नॉट के अगेंस्ट में आ जाए, आप उसमें उसको रिजेक्ट कर दें। अब ये हो सकता है कि आप एच नॉट को ऐसे टाइम पे रिजेक्ट नहीं करें जबकि वो ट्रू हो। तो ये सही काम कर रहा हूँ ना, मतलब एक चीज सही है मैं उसको रिजेक्ट ना करूं, तो ये मेरे पास ये जो मेरा डिसीजन होगा, दिस डिसीजन इज सेड टू बी करेक्ट डिसीजन। और दूसरा डिसीजन मेरे पास ये हो सकता है कि एच नॉट को मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा जबकि एच नॉट गलत है, फॉल्स है, वो सही नहीं है वो क्लेम मेरा, लेकिन फिर भी मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा टेस्ट रिजल्ट उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये मेरा डिसीजन क्या कहलाएगा, दिस डिसीजन इज कॉल्ड रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजन ये वाला है। अच्छा, इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि आप एच नॉट को रिजेक्ट कर दें जबकि एक चीज सही है, एच नॉट ट्रू है, लेकिन आपका टेस्ट रिजल्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि एच नॉट को रिजेक्ट कर दो। ये भी क्या है, एक गलत डिसीजन है, रॉन्ग डिसीजन आपने लिया। और ऐसा हो सकता है कि आप एच नॉट को रिजेक्ट कर दें जबकि वो गलत है, एक चीज गलत है और आप उसको रिजेक्ट भी कर दें, तो सही कर रहे हो ना, ये काम भी आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट डिसीजन है। अब करेक्ट डिसीजंस का तो यानी कि मसला ही नहीं है, बात करते हैं रॉन्ग डिसीजंस पे। तो रॉन्ग डिसीजन एक तो ये वाला, ये वाला जो रॉन्ग डिसीजन है जब आप एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर रहे जबकि वो फॉल्स है। ये वाला जो डिसीजन है जब आप एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर रहे जबकि वो गलत है, तो ये आपका गलत डिसीजन है, इसको हम कहते हैं टाइप टू एरर का नाम देते हैं। और वो डिसीजन जिसमें एच नॉट को आप रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो सही है, एक चीज सही है, आप उसको फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं टाइप वन एरर। तो मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके पास दो टाइप्स के एरर अकर होते हैं, एक टाइप वन एरर होता है, दूसरा टाइप टू एरर होता है। ये टाइप वन एरर और टाइप टू एरर को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल, एक पुरानी पीछे जो एग्जाम्पल की तो उसको रिविजिट कर रहा हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है म्यू इज इक्वल टू 72 और एच वन लिखा हुआ है म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 72। इसका ग्राफ मैं पीछे बना चुका हूँ, मैं दोबारा से इधर बना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर समझाना चाह रहा हूँ। मैंने थोड़ी सी बड़ी टेल्स बना दी दोनों की, ताकि आपको रीजन समझाना चाह रहा हूँ कि टाइप वन एरर कहाँ पे, टाइप टू एरर कहाँ पे। ये एच नॉट का ग्राफ है, इसकी पीक जो है 72 पे होगी और ये ग्रेटर देन 72 पे इसकी पीक होगी, ये म्यू ग्रेटर देन 72 पे इसकी पीक है, म्यू लेस म्यू इज इक्वल टू 72 पे पीक है। ये एच नॉट का ग्राफ है, ये एच वन का ग्राफ है। अब देखिए आपके पास इधर दो टेल्स है, वन टेल इज दिस टेल, एक टेल तो ये वाली है, और दूसरी टेल जो है वो ये वाली है। दो टेल्स मेरे पास बनी हुई है। आपके पास देखें लिखा हुआ क्या है, करेक्ट डिसीजंस को तो छोड़ दें, वो तो सही है ना, उनको तो समझना मुश्किल नहीं है। रॉन्ग डिसीजंस मैं समझाना चाह रहा हूँ। एच नॉट सही है लेकिन फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ पे लाई करता है, आप अकॉर्डिंग टू द फिगर ये बात क्लियरली देख सकते हैं, ये चीज यहाँ पे हो रहा है सर, दिस इज योर टाइप वन एरर, ये टाइप वन एरर हो रहा है। क्यों टाइप वन एरर है, मैंने देखें अब दोबारा से डेफिनेशन पढ़े, मैंने इधर लिखा हुआ क्या है कि एच नॉट ट्रू है जब उसके बावजूद आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये एच नॉट की टेल है, एच नॉट की टेल पे एच नॉट क्या होगा, ट्रू होगा,
लेकिन ये H1 के रीजन में आ गया, डेट्स वाई वी आर रिजेक्टिंग H0। हालांकि यहाँ पे H0 ट्रू है, तो ये एक एरर की क्रिएट हुआ यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। दूसरा एरर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस वाले में ये एरर क्रिएट हो रहा है कि आप एच नॉट को रिजेक्ट, यहाँ पे देखें ये टेल किसकी है, H1 की है, लेकिन एच नॉट के रीजन के अंदर आ रही है, तो हम जो है एच नॉट के फेवर में बात करेंगे, H1 के अगेंस्ट में बात करेंगे। आप एच नॉट को यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर रहे, जबकि एच नॉट यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि H1 के रीजन है, तो H1 के रीजन में एच नॉट गलत होगा ना। तो ये आपका टाइप 2 एरर यहाँ पे अकर होता है। H1 की टेल पे, मतलब एक बात मुख्तसरन सी आप ये बात समझ लें कि H0 की टेल पे टाइप 1 एरर होता है और H1 की टेल पे टाइप 2 एरर होता है। यूजुअली हम करते ही हैं कि टाइप 1 एरर आपके चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि एरिया है ना, एरिया क्या चीज होती है, एरिया बनाया हुआ है ना आपने, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। तो हम टाइप 1 की जो एरर की प्रोबेबिलिटी है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइप 2 की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको ये बात क्लास के शुरू में की थी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास एरर ना आ रहे हो, एरर तो आएंगे, खत्म नहीं हो सकते हैं, अल्फा भी मौजूद होगा, बीटा भी मौजूद होगा। मैं चाह रहा हूँ कि इनके साइज को रिड्यूस कर दूं, अल्फा बीटा के साइज को जरूर रिड्यूस कर सकता हूँ। साइज रिड्यूस होने का मतलब है कि H0 और H1 मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएं। दोनों एक दूसरे से दूर जाने का एक ही रास्ता है कि आप उसमें सैंपल साइज इंक्रीज कर दें। सैंपल साइज आप इंक्रीज करेंगे तो आपका जो डिसीजन आएगा वो काफी हद तक उसमें एरर्स के चांसेस को आप रिड्यूस कर देंगे, खत्म नहीं होगा लेकिन रिड्यूस कर देंगे। जितने ज्यादा लार्ज सैंपल लेंगे उतने ज्यादा उसके अंदर जो एरर्स की प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल होगी। दूसरा एक तरीका यह है कि मैं, अगर ये जो लाइन बनी हुई है सेंटर की रेड लाइन, अगर मैं सेंटर की रेड लाइन को शिफ्ट करके राइट साइड पे ले आऊं तो होगा क्या, अल्फा कम हो जाएगा, येलो वाला एरिया कम हो जाएगा। अगर मैं इसको राइट साइड पे लाऊंगा, येलो वाला एरिया कौन सा है, ये अल्फा है, तो अल्फा कम हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में क्या होगा, बीटा इंक्रीज करेगा। या फिर मैं अगर इस वाली सेंटर वाली लाइन को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो ये ब्लू एरिया, यानी कि ब्लू एरिया का मतलब है कि ये अल्फा, सॉरी बीटा कम हो जाएगा, लेकिन येलो एरिया इंक्रीज कर जाएगा, तो अल्फा बढ़ जाएगा। तो यानी कि एक कम करने से दूसरा बढ़ जाता है। इसको दोनों को आप साइज रिड्यूस करना चाह रहे हैं अल्फा और बीटा का, तो इसका एक ही तरीका है कि आप सैंपल साइज लार्ज ले लें, तो अल्फा और बीटा एक साथ रिड्यूस हो जाएगा। अपनी बात को हम फर्दर प्रोसीड करते हुए एक दो डेफिनेशंस छोटी सी मैं और डिस्कस करूंगा। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया। एग्जांपल मेरे पास ये है कि एक नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके सामने दिया हुआ, एंड फ्रॉम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यू कैन सी दैट दिस इज from alternate hypothesis you can see that this is left tail test because of less than sign। लेफ्ट टेल टेस्ट है, यानी कि H0 के लेफ्ट साइड पे आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लाई करता है। ये चीज ऑलरेडी हम पिछले स्लाइड के अंदर काफी डिटेल से बातें कर चुके हैं इसके ऊपर। तो एनीवे मेरे पास ये जो सिचुएशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मैं बात ये भी कर चुका हूँ कि मैं सारी बातें या सारे डिसीजंस जो लूंगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो विद रिस्पेक्ट टू H0 लूंगा। और ये बात भी हमने की थी कि H0 की जो टेल है, H0 की टेल पे आपका टाइप 1 एरर लाई करता है, यानी कि दिस, ये जो मैंने राइट कलर से शेड किया, व्हाट इज दिस इज योर अल्फा। अब देखें यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशंस डिफाइन करना चाह रहा हूँ। मेरे पास देखें हो ये रहा है कि मेरे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ स्टेप्स मैंने आपको वर्बली पीछे बता चुका हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वंस यू हैव डिफाइंड योर हाइपोथेसिस, आप अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाते हो। आप अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाने के बाद जो रिजल्ट में आपके पास चीज आएगी, डेट इज कॉल्ड टेस्ट वैल्यू।
टेस्ट वैल्यू क्या होती है? जो अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाने के बाद, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो चीज मिलती है, डेट इज कॉल्ड योर टेस्ट वैल्यू। अब ये टेस्ट वैल्यू जो है ये पूरे रियल लाइन पे, ये मतलब ये जो पूरी लाइन है इस पे कहीं पे भी लाई कर सकती है। ये पूरी लाइन है, कहीं पे भी लाई कर सकती है टेस्ट वैल्यू। क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर ये टेस्ट वैल्यू जो है आपकी इस रीजन के अंदर आ जाए, मतलब ये H1 के अंदर लाई करी, मतलब इस इधर कहीं लाई कर रही हो इस टेस्ट वैल्यू, तो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि H1 के अंदर लाई कर रही है, H1 का रीजन है, तो H1 के फेवर में बात होनी चाहिए और H0 के अगेंस्ट में बात होनी चाहिए। और अगर मेरे पास H इस वाले रीजन में लाई कर रही है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास H0 के फेवर में बात हो रही है और H1 के अगेंस्ट में बात हो रही है। तो मेरे पास ये वाला जो रीजन है, यानी कि कौन सा रीजन, योर दिस रीजन, आपके पास इस रीजन के अंदर, मैं इसको यहाँ पे जो है स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, ये आपको पता है कि वैल्यू यहाँ पे चलती रहेगी। यानी कि आपके पास वैल्यू अगर टेस्ट वैल्यू इधर कहीं लाई कर जाए, इस रियल लाइन के ऊपर कहीं पे भी लाई कर जाए, देन इट मीन्स के आप जो है H0 के फेवर में बात कर रहे हो और H1 के अगेंस्ट में बात कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप H0 के रिस्पेक्ट से सारे डिसीजन लोगे, H1 के रिस्पेक्ट से क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे पास H1 में बात क्लियर नहीं है कि ये लेस देन 72 है, तो कितना लेस है कुछ पता नहीं है, तो H0 के रिस्पेक्ट से सारे डिसीजन लेने। तो अगर आपके पास टेस्ट वैल्यू इधर कहीं लाई कर जाए, तो इसका मतलब है कि दिस रीजन इज कॉल्ड, इसका हम नाम देते हैं, जो ग्रीन से मैंने बनाया जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन का नाम देते हैं। मतलब एक्सेप्टेंस रीजन कह लें, या फिर अगर आपके पास टेस्ट वैल्यू इधर कहीं लाई कर रही हो, तो हम ये कहेंगे, मतलब इस रियल लाइन पे कहीं पे लाई कर रही हो, तो हम ये कहेंगे कि इधर आपके पास H0 को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है। तो ये हमारे पास एक चीज होगी। और अगर आपके पास टेस्ट वैल्यू इस रेड एरिया के अंदर आ जाए, रेड एरिया के अंदर आ जाए, तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड योर रिजेक्शन रीजन कहलाता है। रिजेक्शन रीजन भी इसको नाम दिया जाता है। और इसका दूसरा नाम जो यूजुअली यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। तो टेस्ट वैल्यू अगर आपकी इधर लाई कर जाए इस रेड एरिया के अंदर, मतलब रेड एरिया मतलब नो गो एरिया हो गया ना एक तरीके से, अगर टेस्ट वैल्यू इधर आ गई तो ये जो है हम कहेंगे क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, मतलब एक तरीके का नोगो एरिया है। नोगो एरिया में टेस्ट वैल्यू आ जाए तो जाहिर सी बात है, कोई जो बंदा नोगो एरिया में जाता है तो वो बचता तो नहीं है ना। तो नोगो एरिया के अंदर जो है अगर ये टेस्ट वैल्यू जाएगी तो ये जो है बचेगी नहीं, यानी कि H0 को रिजेक्ट कर देगी। और ये रेड एरिया कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया रीजन है, ये आपको पता है, ये टाइप 1 एरर यहाँ पे अकर होता है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है और ये हमारे पास ग्रीन वाला एक्सेप्टेंस रीजन है। तो दो तरह के रीजन्स हैं हमारे पास H0 के अंदर। एक उसकी टेल के ऊपर जो है रिजेक्शन रीजन है, और एक अगर बाकी H0 के अंदर जो है हमारे पास, वैसे अब देखा जाए H1 के ग्राफ का कोई फायदा नहीं है, मैं सिर्फ H0 के ग्राफ बनाऊंगा। मैं जब क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा सिर्फ H0 के ग्राफ बनाऊंगा, H1 का ग्राफ नहीं बनाऊंगा। अब फ्रॉम अप टू सो ऑन अब नहीं बनाने वाला। अभी तक मुझे सिर्फ समझाना था इसलिए मैं H0 H1 दोनों बनाता था, अब नहीं बनाऊंगा। तो मेरे पास H0 की टेल पे रिजेक्शन रीजन है और बाकी H0 पे एक्सेप्टेंस रीजन है। अब H0 की कौन सी टेल पे जो है रिजेक्शन रीजन यानी कि क्रिटिकल रीजन होगा, ये डिपेंड करेगा ये कौन सा टेल टेस्ट है, उस हिसाब से बात होगी। लेफ्ट टेल टेस्ट है तो लेफ्ट टेल पे रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन होगा। अगर ये राइट टेल टेस्ट है तो राइट टेल पे रिजेक्शन रीजन यानी कि क्रिटिकल रीजन लाई करेगा। टू टेल टेस्ट है तो ये दोनों टेल्स पे रिजेक्शन रीजन आएगा। और ये रिजेक्शन रीजन कौन सा रीजन होता है, ये वो रीजन है जहां पे आप H0 को H0 इज रिजेक्टेड हेयर, H0 को आप यहाँ पे रिजेक्ट कर देना है आपको, अगर टेस्ट वैल्यू यहाँ पे कहीं पे लाई कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये चीज कब कहूंगा कि बियॉन्ड दिस जो है ये क्रिटिकल रीजन स्टार्ट हो गया, मतलब कोई बाउंड्री पॉइंट होना चाहिए ना। बियॉन्ड दिस क्रिटिकल रीजन स्टार्ट हो गया, इससे पहले जो है ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन था,
तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो आप बात करते हो इधर दिस वैल्यू, ये जो मेरे पास ये पॉइंट है हम इसकी बात करते हैं। मैं इसको नहीं बना रहा, कुछ होने इसका फायदा नहीं है। ये वाला जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। मतलब आपके पास यही जो वैल्यू आएगी ये क्रिटिकल वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जो बॉर्डर का काम करती है। मतलब इसके एक साइड पे जो है जो एक साइड पे एक्सेप्टेंस रीजन है और एक साइड पे इसके क्रिटिकल रीजन होते हैं, बॉर्डर का काम कर रही है, बॉर्डर फोर्स है ये। ठीक है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू ये वो वैल्यू होती है जिसके एक साइड पे एक्सेप्टेंस रीजन है, एक साइड पे जो है रिजेक्शन रीजन है। तो हम हमारे पास जो टेस्ट वैल्यू आती है हम उस टेस्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं क्रिटिकल वैल्यू से। अगर टेस्ट वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू उसको कंपेयर करने के बाद फिर पता चलता है कि आपका जो आंसर आएगा यानी कि टेस्ट वैल्यू आएगी वो एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी या क्रिटिकल रीजन में आएगी। मतलब ये है कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये काम भी करना पड़ेगा। टेस्ट वैल्यू आप निकालोगे फ्रॉम फॉर्मूला, जो टेस्ट लगा रहे हो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और क्रिटिकल वैल्यू यूजुअली हमारे पास अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो Z का टेबल, अगर ये आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन इस पे लगा रहे हैं तो टी का टेबल आप लगाएंगे देखेंगे। अगर वेरिएंस वगैरह का टेस्ट कर रहे हैं, सिंगल पॉपुलेशन के वेरिएंस को टेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आप जो है का स्क्वायर का टेबल होता है। तो मतलब डिपेंड करता है आप टेस्ट कौन सा लगा रहे हैं। तो क्रिटिकल वैल्यूज जो है फ्रॉम टेबल निकाली जाती हैं और जो टेस्ट वैल्यूज होती हैं ये आप बाय यूजिंग फॉर्मूला बाय यूजिंग टेस्ट जो है ये अप्लाई करते हैं। तो ये हमने कुछ चीजें को डिस्कस किया। एक चीज और बता दूं, ये जो अल्फा है, अल्फा को वैसे हमने ऑलरेडी पीछे डिफाइन कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। इसका एक नाम और भी होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है। व्हाट इज अल्फा? ये आपके पास टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम इसको अल्फा ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ये जो आपका रेड एरिया है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यानी कि यहाँ पे आपका अल्फा कहते हैं। तो मतलब मैंने आपको शुरू में जब आज की क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने आपको इनफॉर्मली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ स्टेप्स बताए थे के 4 स्टेप्स होते हैं। अब मैं उन 4 स्टेप्स को फॉर्मली मैं यहाँ पे लिखूंगा और ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स आपको करने होते हैं। तो इनफॉर्मली हमने ये कहा था कि भाई पहले हाइपोथेसिस डिफाइन कर दो, देन आप एप्रोप्रिएट टेस्ट लगाओ। एप्रोप्रिएट टेस्ट लगाने के बाद आप ये देखो कि आपका जो आंसर आ रहा है टेस्ट लगाने के बाद वो एच नॉट ए हाइपोथेसिस के आपके क्लेम के फेवर में आ रहा है, अगेंस्ट में आ रहा है। तो ये बातें अब आपको और ज्यादा क्लियर हो गई होंगी आफ्टर डिफाइनिंग दीज टर्मिनोलॉजीज। हमारे पास कब फेवर में आता है, कब अगेंस्ट में आता है, किस वक्त क्या डिसीजन लेना है, ये चीजें आपको अब और ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। तो इसके अलावा एक चीज और हमने कही थी कि आपके जो आंसर आ रहा है, डिसीजन जो आप ले रहे हैं उसमें एरर के चांसेस हैं। तो हमने कहा 2 तरह के एरर्स हैं। तो हम एच नॉट के रिस्पेक्ट से सारी बातें कर रहे हैं, तो एच नॉट की टेल पे टाइप 1 एरर होता है। तो हम अपने डिसीजन लेने से पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को भी डिफाइन करते हैं कि हमारा किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे या कितने एरर परसेंटेज पे अपने आंसर की बात कर रहे हैं। टाइप 2 एरर की भी बात की जाती है, लेकिन फिलहाल अभी हम टाइप 1 एरर की ही बात करते हुए कर रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ स्टेप्स लिखने जा रहा हूँ कि 4 स्टेप्स हैं, इनको फॉर्मली लिखते हैं हम कि ये स्टेप क्या क्या हैं जो कि हमें किए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो स्टेप्स जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हम यूज करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इसमें 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच होती है, एक पी वैल्यू अप्रोच होती है। पहले क्रिटिकल वैल्यू की बात करते हैं, फिर पी वैल्यू अप्रोच पे बात करते हैं। स्टेप्स 4 ही होते हैं, वही स्टेप्स होते हैं, यानी कि सबसे पहला स्टेप जो हमने डिस्कस किया है कि वो ये होता है कि डिफाइन एच नॉट एंड एच वन। सबसे पहले आप एच नॉट और एच वन को डिफाइन कर दें, या आप क्लियरली डिफाइन करें। ये अमूमन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में या तो इस तरह से आपको गिवन होता है, मतलब ये कि आपको उसमें से खुद ही निकालना होता है एच नॉट एच वन, या फिर उसमें ऐसा ऐसा डायरेक्टली गिवन नहीं होता है। मतलब हम अपने क्लेम को देखते हुए एच नॉट और एच वन को उसमें अलग करते हैं। मतलब मैंने आपको तरीकेकार बताए हैं कि एच नॉट के लिए हम यूजुअली इक्वल्स टू के साइन को ले लेते हैं, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम स्ट्रिक्टली लेस, स्ट्रिक्टली ग्रेटर या नॉट इक्वल्स टू का साइन ले रहे होते हैं। तो उसको देखते हुए हम एच नॉट और एच वन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब
क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से निकालना पड़ेगा। देन यू सेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर आपको बात करनी है। ये भी अमूमन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन होता है, व्हाट इज योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब ये कि आपसे कहा जाता है कि आप अपने हाइपोथेसिस क्लेम को टेस्ट करें एट 10% लेवल, एट 5% लेवल, एट 2% लेवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आप अपने डिसीजन भी जो लोग हैं उसमें भी ये बात लिखोगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस ये रिजेक्ट हुआ है या रिजेक्ट नहीं हुआ है एट दिस सिग्निफिकेंस लेवल। तो अल्फा आपको शुरू में खुद ही डिसाइड करना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो आपको खुद ही लेना है। तो इसके स्टैंडर्ड अल्फा की जो वैल्यूज है यूजुअली वो 0.05 अल्फा की वैल्यू ली जाती है, मतलब 5% पे ये स्टैंडर्ड है जो कि यूजुअली प्रैक्टिस है, यूज की जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा 5% पे बात करें, आप इसके अलावा और भी जो है ले सकते हैं। लेकिन 5% ऐसी वैल्यू है कि ये एक यूजुअली स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर कोई भी वर्किंग की जाती है तो ज्यादातर हम 5% पे ही बात करते हैं। एनीवे, अल्फा इज एनी नंबर, जितना स्मॉल होगा, आपको पता है अल्फा स्मॉल होने और बीटा स्मॉल होने से होता क्या है, किस तरह से किया जाता है, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आफ्टर दिस आपको ये करना है कि क्वेश्चन की में से डेटा आपको निकालना है। डेटा को देखते हुए और चीजों को इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको इधर लगाना है यूज एप्रोप्रिएट टेस्ट। तो जब वर्ड एप्रोप्रिएट कह दिया तो इसका मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू द डेटा या अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस, जो चीजें गिवन है, जो चीजें रिक्वायर्ड है, उसको देखते हुए आपको एप्रोप्रिएट टेस्ट लगा लेना है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, किस वक्त कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, ये आपको डेटा को और अपने रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टेस्ट कौन सा लगाना है। तो अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाने के बाद जो चीज आपके पास रिजल्ट में आएगी, डेट इज कॉल्ड योर टेस्ट वैल्यू मिलती है। बाय यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास टेस्ट वैल्यू आ जाती है। वंस आपके पास अप्रोप्रिएट टेस्ट के बाद टेस्ट वैल्यू आ जाए, उसके बाद आपको निकालनी पड़ेगी क्रिटिकल फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। और क्रिटिकल वैल्यू जो है ये आपको कहाँ से मिलती है? क्रिटिकल वैल्यू आपको मिलती है ये टेबल से आपको मिलेगी। क्रिटिकल वैल्यू टेबल से आपको मिलेगी क्रिटिकल वैल्यू। और टेबल से यूजुअली मैंने आपको पहले बताया कि इधर आप टेस्ट जो सा भी लगा रहे हैं टेबल भी आप उसी का देखें। जेड का टेबल देखेंगे, अगर जेड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, टी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो टी का टेबल देखेंगे। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, उस हिसाब से आप क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद आपको कंपेयर करना होगा क्रिटिकल वैल्यू और टेस्ट वैल्यू को। और कंपेयर करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो टेस्ट वैल्यू है ये क्रिटिकल रीजन के अंदर आएगी या क्रिटिकल रीजन के बाहर आएगी। मैं ये बात पीछे वाली स्लाइड के अंदर कर चुका हूं कि अगर टेस्ट वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंदर आ जाए तो आपको एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है। तो आफ्टर फाइंडिंग टेस्ट वैल्यू एंड क्रिटिकल वैल्यू जब दोनों आ जाए, आपको फाइनली फोर्थ स्टेप के अंदर ये कर देना है कि डिसाइड वेदर योर टेस्ट वैल्यू इज लाइंग इन द क्रिटिकल रीजन और आउटसाइड द क्रिटिकल रीजन। तो हम ये कहते हैं कि इफ टेस्ट वैल्यू, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, टेस्ट वैल्यू लाइस इन क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन को भी शॉर्ट में मैंने सीआर कर दिया। अगर टेस्ट वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंदर लाई कर रही हो तो आपको क्या करना है? आपको एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है। अब ये बात हमें पता कैसे चलेगी कि क्रिटिकल रीजन के अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है? ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको टेस्ट वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करना है कि आपका आफ्टर कंपैरिजन ये टेस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है, क्रिटिकल रीजन के अंदर आ रही है या बाहर आ रही है। तो ये आप खुद ही इसमें डिसीजन ले सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक इसकी एग्जांपल दूं। देखिए मेरे पास फॉर एग्जांपल ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ इधर, दिस इज योर क्रिटिकल वैल्यू। मैंने टेबल से क्रिटिकल वैल्यू लेट सपोज मैंने निकाली -1.96, लेट से ये -1.96 मेरे पास क्रिटिकल वैल्यू आई है।
और मैंने टेस्ट वैल्यू जो फॉर्मूले से मैंने निकाली वो आ रही है -1.64। बात को गौर से सुनिएगा। क्रिटिकल वैल्यू मेरे पास लेट से -1.96 आ रही है और टेस्ट वैल्यू मेरे पास -1.64 आ रही है। तो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो -1.64 विल लाई समवेयर हियर, इधर कहीं लाई करेगा, मतलब क्रिटिकल रीजन से बाहर लाई करेगा, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगा करेगी टेस्ट वैल्यू। तो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगी तो मैं उस हिसाब से ये बात कह सकता हूँ कि भाई अगर ये क्रिटिकल रीजन के अंदर आएगी तो रिजेक्ट करना है, जब अंदर नहीं आ रही तो इसका एल्स वाली कंडीशन मैंने लिखी नहीं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब अंदर नहीं आएगी तो मुझे क्या डिसीजन है, मेरे पास दो ही डिसीजन पॉसिबल होते हैं, या तो एच नॉट रिजेक्ट करो या एच नॉट को रिजेक्ट ना करो। तो वही बात है ना कि भाई अगर जो है टेस्ट वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंदर लाए कर गई तो एच नॉट को रिजेक्ट करना, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट कर लें। तो ये हमारे पास जो है कहने को यहाँ पे पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखनी होगी। कंक्लूजन आपको जब तक नहीं लिखोगे काम कंप्लीट नहीं है। आप कहीं पे किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट पे काम करने को आपको बॉस ने आपको कोई रिपोर्ट बनाने को दी, आपने रिपोर्ट बना के उसको दे दी रिजेक्ट एच नॉट वो आपको भी रिजेक्ट कर देगा, उसे बात समझ में नहीं आएगी कि ये व्हाट इज मीन बाय रिजेक्ट एच नॉट। तो उसने जो चीजें आपको क्लेम टेस्ट करने को दिया हुआ है तो उसको आपको फाइनली वर्डिंग्स के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर कंक्लूजन लिखनी है। तो कंक्लूजन लिखना आपको इशू नहीं रहा। आपने एच नॉट क्या डिफाइन किया था वो देखिए, कि वो कह रहा है रिजेक्ट कर दो उसको। तो एच नॉट क्या डिफाइन किया था उसको अगर आप वर्डिंग में एक्सप्लेन करें कि एच नॉट क्या है तो उसको रिजेक्ट करनी है उस बात को, तो उसकी वर्डिंग बनाना कोई इतना इशू नहीं है। तो फाइनल में कंक्लूजन आपको लिखना जरूरी है, उसके बगैर आपकी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कहलाएगी। अब आ जाए पी वैल्यू अप्रोच पे, ये हमारा दूसरा चीज है। पी वैल्यू अप्रोच, पी फॉर प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी की यानी कि इसमें जिक्र हो रहा होता है इसलिए हम इसमें पी वैल्यू की बात करते हैं। इसमें स्टेप फर्स्ट स्टेप इज सेम, मतलब ये कि फर्स्ट स्टेप में ऐसे ही कहते हैं कि भाई एच नॉट और एच वन डिफाइन कर दो, वही बात इधर भी है। सेकंड स्टेप में कहता है अल्फा बता दें। थर्ड स्टेप में अप्रोप्रिएट टेस्ट तक की बात सेम है, ये काम यहां तक सेम है। अप्रोप्रिएट टेस्ट लगा लेना, अप्रोप्रिएट टेस्ट से जो चीज मिल जाएगी डेट इज कॉल्ड योर टेस्ट वैल्यू। यहां से फर्क है, इधर टेबल से आप क्रिटिकल वैल्यू निकालते थे, इधर आपको निकालनी है पी वैल्यू। पी वैल्यू निकालने का मतलब है यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी हियर। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम इधर, और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी उसको टेस्ट वैल्यू से, सॉरी, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी उसको आप अल्फा से कंपेयर करेंगे। तो आपके पास टेस्ट वैल्यू आ गई, टेस्ट वैल्यू निकालने के बाद आपको पी वैल्यू निकाल लेनी है, और पी वैल्यू निकालने के बाद आप ये देखिए कि अगर आपके पास ये पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा है तो आपको एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो ये बस फर्क है इसमें, कि इसमें पी वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसमें आप टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकालते थे, और क्रिटिकल वैल्यू और टेस्ट वैल्यू को कंपेयर करके ये देखा जाता था कि टेस्ट वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाई करती है या नहीं करती। इधर जो है हमारे पास पी वैल्यू और अल्फा को कंपेयर किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि अगर पी वैल्यू अल्फा से स्मॉल है तो हम जो है एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज एच नॉट को रिजेक्ट, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये चीजें हो गई। देन फाइनली आपको कंक्लूजन ड्रॉ करनी है, वो भी इसी तरह की सेम है। तो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। अब ऐसा मेरी एडवाइस हमेशा स्टूडेंट्स को यही होती है कि अगर आप जो है मैनुअल काम कर रहे हैं तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच ज्यादा बेटर चॉइस होती है, और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से तो सॉफ्टवेयर यूजुअली पी वैल्यू अप्रोच को यूज कर रहा होता है। तो दोनों तरीके आपको आने जरूर चाहिए। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मैंने कुछ चीजों को, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि व्हाट इज मीन बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस पर कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी हमने डिफाइन किया और काफी डिटेल से हमने इसमें काफी सारी चीजों को देखा है।
और इसमें स्टेप्स फाइनली क्या है, आपको कोई भी पैरामीटर चेक करना, उसके बारे में चीजें चेक करनी हो, हाइपोथेसिस लगानी हो, स्टेप्स रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। चेंजेस आएंगे तो टेस्ट पे चेंजेस आएंगे। अप्रोप्रिएट का मैंने जो वर्ड यूज किया सिर्फ इसमें चेंजेस आएंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू डेट डेटा उसमें कौन सा टेस्ट लगाना ज्यादा बेटर है, ये बस ज्यादा से ज्यादा चेंजेस आ सकती है, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये चीज़ों को डिस्कस किया। फिलहाल मैं आज के लिए लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ।